नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। किसके लिए? राष्ट्रीय उद्यान बाय मैप। मैप से जो हम चीजें पढ़ने वाले थे, विविध का डिस्क्रिप्शन, विविध देखने वाले थे, उसकी आज दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम फिर से राष्ट्रीय उद्यान जो बचे हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कितने देखे थे? 19 राष्ट्रीय उद्यान देखे थे और ये समझा था कि हम किसी भी चीज को मैप में किस प्रकार से याद करते हैं, उसका एक साइकिल, एक प्रोसेस कैसा होता है। अभी तक आप जब मैप पढ़ते थे तो मैप में आप क्या करते हो? कहीं से भी कुछ भी चीजें याद करते हो, किसी भी तरीके से मैप ड्रॉ करते हो। एक बार मेरा तरीका, मेरा फॉर्मूला अपना कर देखो कि मैंने जैसे आपको बताया है उस तरीके से आप मैप को किस तरह प्रकार से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और खेल खेल में चीजों को सीख सकते हो। आज का जो मैप है, आज के मैप में हम फिर से पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान पार्ट, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और आज हम देखेंगे उसमें 12 राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कि हम एमपीपीएससी के हिसाब से 19 मैप कल, 19 राष्ट्रीय उद्यान कल और 12 राष्ट्रीय उद्यान आज, मतलब टोटल 31 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं कि ये 31 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं, मतलब कौन कौन से राज्य में क्या है। और कुछ उन महत्वपूर्ण 31 में से जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जैसे जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का यूज कहाँ किया जाता था? जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बांधवगढ़। बांधवगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ टाइगर रिजर्व के लिए। यहाँ पर बाघ का घनत्व तो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपसे ये पूछो, ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो बाघ प्रदेश है और तेंदुआ प्रदेश है। उसके बाद मैंने आपको दो पढ़ाया थे, दो कौन कौन से पढ़ाए थे? एक पढ़ाया था कौन सा? जिम कॉर्बेट, और एक पढ़ाया था नीचे की तरफ कौन सा था? एक नीचे की तरफ आपका एक पेरियार था, जहां पर दो चीजें मिलती हैं, एक बाघ मिलते हैं और एक हाथी मिलते हैं, मतलब बाघ संरक्षित भी है और हाथी संरक्षित भी है। उसके बाद आपको और भी ऐसे बहुत सारी चीजें बताया था, समझाया था, सिखाया था कि अगर उससे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। और दूसरी बात, कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि मैं आपको मैप के द्वारा चीजें याद कराऊंगा और सौम्य सर आपको वही चीजें प्रश्नों के माध्यम से समझाएंगे। तो यही बात हम करेंगे, जिससे कि हम 11 अप्रैल को होने वाले एमपीपीएससी 2020 के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सके, सारी चीजें सीख सके, समझ सके, जान सके। और उसी 11 अप्रैल 2020 के लिए हमने एक नया बैच भी लॉन्च किया है, जिसे हमने एमपीपीएससी 2020 का नाम दिया हुआ है। टॉप 100 का बैच है, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारी तैयारी कराते हैं। और अभी ऑफर के कारण उसकी जो सीटें हैं, हमने कुछ सीटों के लिए, लगभग 200 सीटों के लिए एक ऑफर निकाला था। और उस ऑफर में हमने क्या किया था, क्योंकि हमारे यहाँ 200 प्लस सिलेक्शन हुए हैं, उस 200 प्लस सिलेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 200 सीटों के लिए ऑफर निकाला था, जिसमें हमने स्टार्टिंग की 100 सीटें 7500 में, हाँ मात्र 7500 में। उसके बाद अगली 50 सीटें 8500 में और उसके बाद अगली 50 सीटें 10,000 रुपए में थी, जिसमें से आपकी ये पूरी सीट कवर हो चुकी है, मतलब फुल हो चुकी है, इसमें कोई भी नहीं बचा है। इस सीट में से मुश्किल अभी तक 8 या 9 सीट बची हुई है और ये भी आज कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद यही कोर्स है, तो जल्दी कीजिए अगर आपने इस कोर्स को नहीं खरीदा है तो। और उसके बाद चलो चलते हैं फिर से वापस से हम अपने मैप की तरफ और मैप में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम मैप को, तो कल की क्लास का हम रिवीजन देते हैं। रिवीजन करने का मतलब कि हमने क्या सीखा था कि हम मैप को कितने भागों में बांट देंगे? 4 भागों में बांट देंगे। 4 भागों में बांटेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ ईस्ट होगा। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जब भी हम मैप पे पढ़ते हैं तो हम दिन भर समय को देखते हैं और समय को देखने के कारण हमारा जो दिमाग चलता है वो कैसा चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। तो यहाँ पर भी जो हम मैप समझेंगे वो कैसे समझेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैप को पढ़ेंगे, मतलब कि हम नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से फिर नॉर्थ, मतलब हम चीजों को कैसे समझेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझेंगे, जिससे हमें सारी चीजें याद रहे। तो चलो आज के फैक्ट में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण 12 आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, सीखना है, जानना है, समझना है। और फिर इसके एमसीक्यू हमें किसके साथ लगाना है? इसके एमसीक्यू हमें लगाना है सौम्य सर के साथ, जिससे आपके ये पूरे तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो अब
मैप में आपको दिक्कतें होती हैं जो कि अच्छी चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, तो हम इस मैप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पूरा मैप आपके सामने ये रहा। अब हम इस मैप को क्या करते हैं, हल्का सा जूम करते हैं जिससे चीजें आपको समझ में आए। एक मिनट। ये इसको हमने कर दिया जूम। अब जूम करते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर की तरफ चलते हैं। और ऊपर से हमने क्या कहा था कि हम भी जब कभी भी मैप पढ़ते हैं तो हम मैप को कैसे पढ़ते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करते हैं। और अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के तो हमने राष्ट्रीय उद्यान कल पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब वैसे भी गंगोत्री, यमुनोत्री, कल क्या बताया था कि उत्तराखंड किसका शहर है, देवी देवताओं का शहर है, एक धार्मिक शहर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान मिले थे वो कौन कौन से मिले थे, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट। तो नंदा देवी और जो जिम कॉर्बेट मिला था उसमें से नंदा देवी के बारे में और जिम कॉर्बेट के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया गया। ये देखो यहाँ पर है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में पाया गया। तो इसमें फेमस चीजें क्या है, इसमें फेमस चीजें क्या है कि ये एक तरीके से कह लो कि जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कई प्रकार के जैव विविधता और दूसरी बात कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और वैसे भी उत्तराखंड आपका औषधियों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, उत्तराखंड में ही हमें क्या मिलते हैं, रुद्राक्ष मिलते हैं जो आप पहनते हो। तो उत्तराखंड में रुद्राक्ष भी मिलते हैं। जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम उत्तराखंड से नीचे की तरफ आए और अब हम चलते हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य में हमें कौन कौन से मिले, एक दुधावा मिला और एक चंद्रप्रभा मिला। कौन कौन से दो मिले, एक दुधावा मिला, एक चंद्रप्रभा मिला। और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, दुधावा भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तराखंड के नीचे आओ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमें दो दिखे। दो कौन कौन से दिखे, दुधावा दिखा, चंद्रप्रभा दिखा। अब खासियत क्या है कि दुधावा भी क्या है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है। अब आपका काम क्या है, अब हम हमेशा की तरह मैं आपको क्या देता हूं, हमेशा की तरह मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो अब आपको दो चीजें बताना है कि जैव विविधता वाले टोटल कितने हैं, पीटी प्रोजेक्ट टाइगर वाले कितने हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं इनमें से। और दूसरी बात, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल कितने हैं। तो ये तीन। और चौथा, विश्व वन्य कोष में शामिल कितने हैं। ये चारों चीजों के बारे में आपको बताना है। संख्या बतानी है कि जैव विविधता में कितने हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में कितने हैं, यूनेस्को में कितने हैं और विश्व वन्य कोष द्वारा फंडिंग प्राप्त वाले कितने हैं। ये सारी चीजें आपको बताना है। तो यहाँ पर दुधावा निकला कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और ये क्या है, एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद आया चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा भी कहाँ पर है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और बाघ संरक्षित क्षेत्र है तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये भी आपका कहाँ मिलेगा, आपके उत्तर प्रदेश में। और याद कैसे होंगे, याद ऐसे होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, बनारस है। बनारस में किसका मंदिर है, बनारस में आपका शंकर जी का मंदिर है। आप शंकर जी का मंदिर है तो शंकर जी को दूध भी चढ़ता है, मतलब दुधावा। और शंकर जी के माथे में क्या है, चंद्र भी है, तो चंद्रप्रभा। तो दो तरीके से आपको याद हो सकता है, एक दुधावा और एक चंद्रप्रभा। किससे, उत्तर प्रदेश में बनारस जी के शंकर जी पे। तो ये दुधावा और चंद्रप्रभा आपको याद हो गए। अगले चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें चौथा दिखता है इस तरफ। एक मिनट मैं हटा दूं। तो चौथा आप ध्यान से देखो तो यहाँ दिख रहा है नामदफा। नामदफा, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भी क्या है, एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। अब नामदफा से याद कर लो कि किसका सबसे कोने में है, सबसे भारत के सबसे कोने में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और हम यहाँ पे जो जनजातियां, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा छोटे कद काठी के होते हैं। तो उससे याद कर लो कि इनके नाम को
दफा कर दिया गया, मतलब अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले में हम कहां से चले थे? उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हम कहां पहुंच गए? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए हम आए नीचे की तरफ मणिपुर। मणिपुर में आते हैं तो हमें समझ में आता है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ कहाँ मिलता है? मणिपुर में मिलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रजाति के जो हिरण होते हैं, कौन से हिरण होते हैं? ब्रो एंटलर्ड हिरण। ब्रो एंटलर्ड हिरण का जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका कहाँ पे? कैबुल लामजाओ में। मतलब कि याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका हो गया ब्रो एंड लट हिरण संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कैबुल लामजाओ। और कैबुल लामजाओ कहां पर है? मणिपुर में है। ये याद कर लेना है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कुछ ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षित क्षेत्र निश्चित है, जैसे बाघ और हाथी, जिम कॉर्बेट और पेरियार। उसके अलावा आपका ब्रो एंडलर्ट हिरण, कैबुल लामजाओ। आपका जो भालू के लिए था वो कौन सा था? आपका वो था ग्रेट हिमालयन, जहां पर हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनेगा, पूछा भी जाएगा। उसके बाद हम मणिपुर होते हुए कहाँ की तरफ आए? हम मणिपुर से होते हुए आ गए आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा से इधर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक दिखता है, और वो कौन सा है? सिमलीपाल। और सिमलीपाल के बाद भितरकनिका अभ्यारण्य। तो सिमलीपाल और भितरकनिका, ये देखो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर हैं? उड़ीसा राज्य में। तो सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है? उड़ीसा टाइगर रिजर्व है। पहली बात तो पिल्की कौन सा है? मतलब बाघ संरक्षित क्षेत्र में आपका कौन सा है? सिमलीपाल आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और भितरकनिका भी क्या है? उड़ीसा में ही है। लेकिन अब देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा के बहुत अंदर क्या है? सिमलीपाल है। लेकिन यहाँ पर भितरकनिका कहाँ पर है? आपके एकदम बॉर्डर पर है, समुद्री क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के टाइप। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो कछुआ होता है, कछुआ जो होता है वो जब बाहरी किसी चीजों को एक देखता है कि उसे आभास होता है कि हमें खतरा है, तो अपने खोल के अंदर चला जाता है। मतलब भितरकनिका, अपने अंदर छुप जाना। तो यहाँ पर कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये किसके लिए फेमस है? कछुआ के लिए फेमस है। याद रखना, सिमलीपाल बाघ के लिए और भितरकनिका मतलब अंदर छुप जाना। और अंदर छुप जाने का काम कौन करता है? कछुआ करता है। मतलब कि ये किसके लिए फेमस है? कछुआ के लिए फेमस है। और इसी तरीके से आपको चीजें याद करनी है, समझ के रखना है, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आएगा और आपसे बनेगा। और दूसरी बात, आपको हर चीजें समझ के रखना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो अगला हमें दिखता है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर डैम भी याद रखना, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नागार्जुन सागर डैम भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और अब नागार्जुन क्या है, क्यों फेमस है? ये एक आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। तो अगर ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है तो फेमस है। और ये कहां पर है? नागार्जुन सागर डैम भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। अब हम यहां से होते हुए कल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनके तो देख लिए थे। अगला चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो आपको मिलता है कौन सा? बीच का छोड़ दो, उसके पहले हम ऊपर की तरफ चले तो राजस्थान चलते हैं। तो इस साइड में राजस्थान में आपको, राजस्थान में क्या है? राजस्थान में आपका सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है? डेजर्ट। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में पाया जाता है। और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। तो इस पे फेमस क्या है? इसका फेमस जो रीजन है वो क्या है कि यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जितना भी मरुस्थलीय स्थल होता है वहां पर सबसे ज्यादा बिच्छू, सांप
और छिपकलियां पाई जाती हैं। इसकी आपने देखा होगा कि जहाँ पे बिच्छू, सांप और छिपकली पाई जाती है वो जमीन खोखली होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद से अपने बिल नहीं बना सकते, ये दलदली या आपकी जो भुरभुरी मिट्टी होती है वहां छिपते हैं, या रेगिस्तान में। आप घर पे बालू रख दो और 2 साल 10 साल तक बालू अगर वहां पे रखी रहेगी परमानेंट, तो उस बालू के अंदर आपको ये सारे कीड़े मकोड़े आपको जरूर मिलेंगे। तो उसी तरीके से ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट क्या है? मरुस्थलीय स्थल है। मरुस्थलीय स्थल होने के कारण खोखली जमीन है। तो सबसे बड़ी छिपकली कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में। बिच्छुओं की सबसे ज्यादा प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यहीं पे। सांप की भी अच्छी प्रजातियां कहाँ मिलती हैं? डेजर्ट में। तो ये जो डेजर्ट एरिया है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? छिपकली, बिच्छू और सांप के लिए। तो याद कैसे रहेगा? जितने भी ऐसे जानवर होते हैं जो खोखली जमीन पे यानी भुरभुरी मिट्टियों पे रहते हैं, जिससे इन्हें घर बनाने में दिक्कत ना हो, रहने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ये क्या चुनते हैं? तो डेजर्ट में यही मिलेंगे। अब आपका पूरा करने के बाद हम आ जाते हैं अपने बीच वाले हिस्से में, और बीच वाला हिस्सा आपसे क्या बोलता है? बीच वाला हिस्सा है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश। ये देखो मैप में आ गए। ये हिस्सा क्या है? आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा। मैं साइड हो जाता हूं। मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश के हिस्से में आपको आज कितने दिख रहे हैं? कल 3 दिखे थे, आज एक दिख गया वन विहार, एक दिख गया माधव और एक दिख गया पेंच। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कि माधव, वन विहार और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव क्यों फेमस है? बाघ संरक्षित। पेंच क्यों है? बाघ संरक्षित। वन विहार भी क्यों है? बाघ संरक्षित। तो ये आपके तीनों बाघ संरक्षित एरिया है। तो ये तीनों कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश के भी लेकर आऊंगा, और मैं अभी तो आपका पूरा नेशनल लेवल पर लेके आ रहा हूं। फिर मैं यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट के इंडिविजुअल फैक्ट भी लेकर आऊंगा, कि अगर पेपर में वो क्वेश्चंस आपसे आए तो वो बनने चाहिए। और उसके एमसीक्यू कौन लेकर आएंगे? एमसीक्यू लेकर आएंगे आपके सौम्य सर। तो मैं आपको मैप से चीजें फैक्ट याद कराऊंगा, और उन फैक्ट पर सवाल कौन पूछेगा? सौम्य सर आपसे सवाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब हम एमपीपीएससी को क्रैक कर कर ही मानेंगे, क्योंकि हमने इस साल को सिलेक्शन वर्ष बनाकर रखा है। तो आज के मैप में मैं एक बार हटा देता हूं, फिर से पूरा मैप दिखा देता हूं, ये जूम आउट करके, कि ये देखो ये पूरा मैप है, और इस मैप को आपको याद कर लेना है, समझ लेना है और देख लेना है। चलिए, इसी के साथ कि आज की क्लास भी आपको बेहतरीन लगी होगी। मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में एक नया टॉपिक समझेंगे। और दूसरी बात, मैप आप लेकर बैठिएगा। कल की क्लास में सुबह शाम को जो क्लास आनी है आपकी मैप के द्वारा, उसका डिस्क्रिप्शन मैं सुबह डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, कि मैं आज आपको मैप में ये चीजें पढ़ाऊंगा। तो आप उसका मैप लेकर बैठिए ब्लैंक, और मेरे साथ मैप बनाते जाइए, सुनते जाइए और बनाते जाइए। आपको चीजें कभी नहीं भूलेंगी, हमेशा याद रहेंगी। तो आपको अब कहाँ मैं बताऊंगा? मैं बताऊंगा आपको @रक्षा एकेडमी पे। तो आप रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये मैप कहाँ मिलेंगे मेरे बने बनाए, वो आपको मिलेंगे रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो वहां पे चले जाइए। और वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।